चलिए आपको जो क्वेश्चन दिए थे आप उसका एक यूजफुल सेक्शन आपके सामने ले, ये वाला है क्वेश्चन, इसका रिएक्शन कराना था कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। आप लोग को ऑनलाइन में आवाज आ रही है सबको? कनेक्टेड है तो यस बोल दो। या अब इस केस में आपसे पूछा गया प्रोडक्ट बताओ भाई, एकदम आराम से देखना, ठीक है? थोड़ा नोट हो सके तो करना ताकि हम थोड़ा जल्दी जल्दी निकल सके, लेकिन समझने पे ध्यान। इसका मैकेनिज्म देखिए आप, H प्लस सबसे पहले ऑक्सीजन अपना प्रोटॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन H प्लस को देगा और तुम्हारे सामने OH2 बनेगा जिसका ऑक्सीजन पे प्लस आएगा। ऑक्सीजन तुरंत इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने पास गेन कर लेगा और आपके पास जो बन के तैयार होगा वो होगा कार्बोकेटायन। क्या ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन है? हाँ भाई, ये अभी 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, सही है। अब आप यहीं पे इसको एनायन से मुलाकात करा दीजिए, मतलब H2SO4 का H+ आप ले लिए तो एनायन के तौर पे कौन? HSO4 माइनस, HSO4 माइनस आएगा और यहाँ से प्रोटॉन लेके निकल जाएगा, तो क्या इस कार्बन और इसके बीच डबल बॉन्ड आएगा? आपका एंड प्रोडक्ट ऐसा होगा। कोई दिक्कत नहीं आता? चलिए अब आप इस 1 डिग्री कार्बोकेटायन को रीअरेंज भी तो कर सकते हैं ना? रीअरेंजमेंट दो तरह से, पहला है 1 2 1 2 H माइनस 7 2 3 डिग्री C प्लस, यहां से एक हाइड्रोजन उठा के यहां भेज दो, सही है, और ये प्लस यहाँ तो जो 1 डिग्री था वो 3 डिग्री में बदल जाएगा और तुम्हारे पास प्लस यहाँ आ जाएगा। अब अगर प्लस यहाँ आ गया और तुम इसके बाद एनायन से इसको रिएक्ट करा दिए तो ये एनायन इधर H+ इधर H+ या इधर H+ से चला जाए। अगर आप इसको भेज के इस H+ को निकालते हैं तो ये बन जाएगा, बना के फिर फायदा नहीं होगा। या तो इधर भेज दो H+ निकालने के लिए या इधर भेज दो, सिमेट्री में कोई दिक्कत है नहीं। एक तरफ ले लेते हैं, मान लो इसको यहाँ भेज H+ से रिएक्शन, तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, कितना प्रोडक्ट हो? दो हो गए। अब यहाँ पे अगर आपको याद है रिंग का एक्सपेंशन आपको जब पढ़ाया गया था, इस तरीके से पढ़ाया गया था कि अगर साइकिल के बाहर वाले कार्बन पे एक प्लस है तो n नंबर का अगर साइक्लिक चेन है तो n+1 में बदल जाता है, स्पेशली 5 है तो 6 में बदलता है। ये 5 का 6 में कन्वर्शन बहुत फेमस है। तो यहाँ होता है रिंग का एक्सपेंशन, ये भी एक रीअरेंजमेंट, एक्सपेंशन ऑफ रिंग। सर कैसे करेंगे सर एक्सपेंशन ऑफ रिंग? हम यहाँ करके आपको दिखा दें। यहाँ पे प्लस है, इसको उठा के यहाँ से हमें, जब तुम यहाँ भेजोगे तो ये 5 से 6 कार्बन का रिंग में बदल जाएगा और ये वाला कार्बन एक बॉन्ड का लॉस कर गया। देखो ये बॉन्ड उठ के यहाँ से यहाँ चला गया तो इसको एक बॉन्ड का नुकसान, तो उसके ऊपर आता है प्लस। अब आप इसको एनायन से मुलाकात करा दीजिए HSO4 माइनस, तो आपको यहाँ डबल बॉन्ड मिल जाएगा एंड दिस इज योर प्रोडक्ट। यहाँ डबल बॉन्ड मिल जाएगा, तो कोई लोग बोल में दे रहा है तो देखना है, ठीक है? यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड बन जाएगा। क्लियर? क्या हो? क्या हो? अच्छा ठीक, क्या बोले? वो पॉजिटिव उस कार्बन में कैसे आ गया? कहाँ भेजना बोलिए? इधर भेज दे, यहाँ भेज दे, कहीं भेज दीजिएगा, सेम है। अब इसीलिए बोलते थोड़ा कॉपी पे देखते रहो। 1 2 3 4 5 6, जब ये बॉन्ड 2 और 6 से उठ के 1 और 6 के बीच बना तो 2 वाले कार्बन को एक बॉन्ड का नुकसान हुआ,
1 2 3 4 5 6 क्या करें? क्या बॉन्ड 6 और 1 के बीच बन जाएगा? ये बना 6 और 1 के बीच। यस 2 को एक बॉन्ड का नुकसान हुआ तो 2 को जो एक बॉन्ड का नुकसान हुआ इसलिए 2 पे प्लस। हाँ ठीक, ये सब हुआ। आपके पास कुल मिला के जरा गौर कीजिएगा, हम हर किसी का नाम लिखते हैं। इसको आप ए लिख दीजिए, इसको आप बी लिख दीजिए, ये मान लीजिए हम लोग का सी है, इससे एक प्रोडक्ट डी है, इससे एक प्रोडक्ट ई है, फिर उसके बाद एफ है, उसके बाद मान लो सी के बाद ये भी तो सी है ना, हाँ ये भी सी है ना, ये सी है, एफ हो गया, यहाँ मान लो जी है और जी के बाद मान लो एच है। ठीक, इस पूरे फेनोमेनन में अगर आप एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे कि जो इस रिएक्शन को एनर्जी क्राइटेरिया से आपके सामने एक्सप्लेन करे, एनर्जी क्राइटेरिया से आपके सामने एक्सप्लेन करे, तो देखिए जरा इसका एनर्जी लेवल डायग्राम। ध्यान से देखना, सबसे पहले आप ए से स्टार्ट करके डी तक है, ए से स्टार्ट करके डी तक है, ए को मत कंसीडर करो, बी को लेके चलो क्योंकि प्रोटोनेशन शुरुआत में हो जाता है। आप बी से स्टार्ट करें, एक रिएक्शन इंटरमीडिएट बनेगा और डी प्रोडक्ट बन जाएगा, समझ में आ रहा? बी से स्टार्ट करें या ए से स्टार्ट करें, ये दोनों एक ही चीज, करेक्ट? यहाँ प्रोटोनेशन है, इसको कोई एक स्टेप ना माना जाए, प्रोटोनेशन, प्रोटॉन एक्सेप्टिंग, ठीक है? ए और बी एक ही चीज। तो रिएक्टेंट है भाई वो सी इंटरमीडिएट में बदला, डी प्रोडक्ट में बदला, एक इंटरमीडिएट है। तो एक इंटरमीडिएट के लिए एनर्जी वर्टिकल एक्सिस पे एनर्जी होगा, एक इंटरमीडिएट के लिए रिएक्शन ऐसे चलता है, ये एनर्जी यहाँ ए और बी, ए बी में से कोई भी होगा। ऊपर इसको कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट, याद आया? हाँ सही है। ये आपका पहला रिएक्शन इंटरमीडिएट है सी, सी है ना रिएक्शन इंटरमीडिएट, फिर से ये है ट्रांजिशन स्टेट और फिर से ये बना प्रोडक्ट, कौन बना? बी प्रोडक्ट। ये एक रिएक्शन इंटरमीडिएट पे बनने वाला एनर्जी लेवल डायग्राम। अब आप ए बी से स्टार्ट करके एफ तक जाइए, तो इसमें एक रिएक्शन इंटरमीडिएट अपने आप को रीअरेंज किया दूसरे में, उसके बाद पहुंचा एफ में प्रोडक्ट में, तो यहाँ दो रिएक्शन इंटरमीडिएट बना। तो दो रिएक्शन इंटरमीडिएट के लिए अगर आप चलेंगे, ये ए या बी है, ये तुम्हारा ट्रांजिशन स्टेट है, ये कौन है बोलो? ये सी है, पहला रिएक्शन। फिर से ये ट्रांजिशन स्टेट है, फिर उसके बाद ये कौन है? सी से ई, सी से ई, ओके ये ई है, फिर से ये ट्रांजिशन स्टेट है और उसके बाद फिर कौन है? एफ, ये रहा। क्या क्या बनाने में सावधानी रखना पड़ता है? सर कुछ भी बना दे ऐसा ऊपर नीचे आंसर हो जाएगा? नहीं, आप अगर चाहते हैं कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड में जाए तो हर अगले वाले का एनर्जी पीछे वाले से कम, ओवरऑल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो, अगर इस चीज का आप ध्यान रखते, देखिए इसको कहते हैं केमिस्ट्री, ओवरऑल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो। अगर आप ये चीज जानना चाहते हैं तो शुरुआत का रिएक्टेंट और फाइनल प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल में डिफरेंस होना चाहिए, प्रोडक्ट कम होना चाहिए। आप कोई भी स्टेप अगर गलती से ऊपर बना दीजिएगा रिएक्शन आगे जाएगा ही, बात समझ गए? ठीक है, तो ये सब हम आपको बेसिक में करा देंगे। अच्छा, अगर हम लोग चलेंगे ए बी सी से लेके एक्स तक, कहां तक? एक्स तक, तो याद रखना ए बी एक है, ये दोनों एक है, फिर एक रिएक्शन इंटरमीडिएट, फिर एक्स। पता हम इसी में बना देते हैं क्योंकि उसमें भी वही चीज है, वही चीज है, लेकिन सबसे ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट कौन है? याद रखना कि एक्सपेंशन ऑफ रिंग जब होता है, रिंग का एक्सपेंशन होता है, इट इज मेजर, इट इज मेजर। देखोगे, देखो मेजर है तो कैसे काम होता है? क्या C से F तक का पाथ और C से H तक के पाथ में C तो कॉमन करो, अंतर हुआ है EF का और GH का, तो देख भाई C तक सेम, उसके बाद जिसमें ज्यादा स्टेबल है वो नीचे चलेगा, जिसमें ज्यादा स्टेबल है वो एनर्जी क्राइटेरिया पे नीचे होगा, समझे?
जिसमें ज्यादा स्टेबल था उसमें एनर्जी क्राइटेरिया पे नीचे होगा। ये कौन सा प्रोडक्ट बनके तैयार हो गया? H प्रोडक्ट बन गया। समझ में आ रहा है? इसको कहते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम। ठीक है, रिएक्शन को समझने का एक और बेहतरीन तरीका होता है, आपको अच्छे एंट्रेंस में इस तरह का डायग्राम देके बहुत सारा चीज पूछा जाए। जैसे इस डायग्राम को दे दे कोई पूछे कि बताओ इस रिएक्शन में कितना रिएक्शन इंटरमीडिएट है, बोलो 2 है। कौन कौन रिएक्शन इंटरमीडिएट है इस डायग्राम के हिसाब से? सी और ई। ठीक है, जो हम लिखे। और कितना ट्रांजिशन स्टेट है इसमें? 3। ठीक है, रिएक्शन ओवरऑल एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक? एक्सोथर्मिक है। रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस? तो ये सब आंसर आप बात समझ में आई? अब देखो इससे थोड़ा और आगे निकलते हैं हम लोग और एलिमिनेशन को फटाफट करते हैं। नोट कर लीजिए, नोट कर लो, उसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। नोट करो फटाफट। हो गया आप लोग का स्क्रीनशॉट? आप इस रिंग एक्सपेंशन के कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखिएगा, हम इससे आपको ऐसा अनएक्सपेक्टेड आंसर सब देंगे ना, आप देखिए जरा ध्यान से। ड्यू टू रिंग एक्सपेंशन अनएक्सपेक्टेड आंसर सब देखो कैसे। अभी आप तुरंत देखिए, इसलिए तुरंत आपके सामने रखिए। ये आया OH, इसको भाई यूज करा दो कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। आप देख चुके हैं सारा स्टेप्स। क्या हम लोग के पास ये बन के तैयार हुआ? कोई दिक्कत नहीं? ठीक, अभी देखना जरा इसको। चलो ये चलो देखो यहाँ, ये 4 का है और ऐसा ऐसा 2 बार OH। एक बार एक्सपेंशन होगा 5 पहुंचेगा, एक बार एक्सपेंशन होगा 6 पहुंचेगा। ठीक है, 2 बार इस एक्सपेंशन को फॉलो करोगे 6 पहुंचेगा और ऐसा डबल बॉन्ड आएगा। ठीक है, अच्छा इस तरह ही का डबल बॉन्ड क्यों आएगा सर? बगल बगल में बना देते। हाँ हाँ, आप समझ ही नहीं रहे। आप हाँ अरे ठीक है, हम मेजर प्रोडक्ट आपको बनाते हैं, हम आपके मैकेनिज्म के थ्रू चलते हैं। चलिए हम चलो डायरेक्ट हो जाएगा, नहीं कोई बात। अच्छा फर्स्ट स्टेट में एक H+ ले लो, ठीक, इसका पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको दे दो। हाँ, तो क्या अभी मेरे पास यहाँ प्लस और
और यहाँ OH होगा, फिर इसको यहाँ से यहाँ भेज देंगे, ठीक है। जब आप उसको वहां से वहां भेज देंगे तो ये 5 कार्बन का रिंग ऐसे यहाँ OH और यहाँ पे प्लस आ जाएगा। फिर जब आप इसको एनायन से रिएक्ट करा दीजिएगा यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक। तो अभी आपके पास ये रहा डबल बॉन्ड, और फिर यहाँ से कहानी आप इधर देखेंगे। हाँ, यहाँ पे फिर क्या होगा, आप इसको H+ दीजिएगा, ऑक्सीजन अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके हट जाएगा। सब चीज लिख देते हैं, थोड़ा शॉर्टकट में लिख रहे हैं बस। यहाँ डबल बॉन्ड है, ये प्लस आ गया। फिर इसके बाद रिंग एक्सपेंशन इधर से कराएं। इधर से जब हम रिंग एक्सपेंशन कराएंगे तो मेरे पास डबल बॉन्ड और यहाँ पे प्लस आएगा, बोलो सही है। तो प्लस के साथ हम डबल बॉन्ड यहाँ देंगे, यहाँ नहीं देंगे। सर क्यों यहाँ देंगे, आप बताइए सर, यहाँ क्यों दे रहे हैं, क्यों भी लेफ्ट हैंड साइड में, मेजर के लिए राइट में क्यों दे? तो कारण है उसका कि अगर हम राइट में देंगे डबल बॉन्ड तो जो बनेगा वो होगा हम लोगों का एलाइलिक कंजुगेटेड। याद आया? एल्कीन के स्टेबिलिटी में हम आपको फिर से एक बार ले चलते हैं। एल्कीन के स्टेबिलिटी में याद करना, कंजुगेटेड एल्कीन्स आर मोर स्टेबल, उससे कम होता है आइसोलेटेड, कॉपी देख लेना मिल जाए, और उससे कम होता है क्यूमिलिन्स। क्यूमिलिन्स याद है ना? मतलब कंजुगेटेड का मतलब हो गया डबल बॉन्ड C फिर डबल बॉन्ड C एक बॉन्ड के बाद। आइसोलेटेड का मतलब हो गया डबल बॉन्ड उसके बाद कहीं है कहीं नहीं है, उससे कोई। और क्यूमिलिन्स का मतलब हो गया लगातार डबल बॉन्ड। याद आया? क्यूमिलिन सबसे लेस स्टेबल होता है, इसलिए यहाँ प्लस आने के बाद अगर यहाँ भी प्लस आता, हमको पता है इसलिए हम भी अभी आ गया ना, थोड़ा ब्लर आ रहा है, थोड़ा उससे निजात। चलिए हाँ, इवन अगर यहाँ भी प्लस आता ना, अगर यहाँ भी प्लस आता तो भी हम यहाँ डबल बॉन्ड नहीं देते, क्योंकि डबल बॉन्ड देने से क्यूमिलिन बन जाता। तो आपको क्या करना है, कंजुगेटेड को प्रेफर करना, इसलिए वो ये बना, देखो इससे ये बना, इससे ये बना। अब सोचो तो इस एग्जांपल को देखो, ये आया हुआ है ऑलरेडी एडवांस में, किसका दिमाग इतना काम करेगा समय पे? जैसे आपको पढ़ाया जाता है वैसे हर साल पढ़ाया जाता है, लेकिन किसको समय पे याद आएगा क्या बनेगा? बोलो क्या बनेगा? बेंजीन बनेगा। अनएक्सपेक्टेड बेंजीन। देखिए अनएक्सपेक्टेड अभी नहीं है, अभी अनएक्सपेक्टेड नहीं है, अभी मालूम है एक आया, दो आया, तीन आया, अचानक से खाली वही रहे तो अनएक्सपेक्टेड। ठीक है, आप इसको रिएक्ट करा दीजिएगा कंसंट्रेटेड H2SO4 से। एक एक स्टेप में यही कहानी 3 बार होगा और आपके पास बनेगा एरोमेटिसिटी हाईली स्टेबल बेंजीन का फॉर्मेशन। तो चीजों को समझने का कोशिश करो कि चीज कैसे चल रही है। ठीक है, ये पार्ट क्लियर है? अब आगे देखो ध्यान से। ठीक है, हम लोगों को पता चल गया है कि इस तरीके से इवन मैकेनिज्म डिहाइड्रेशन में होता है। लेकिन डिहाइड्रेशन में हम लोग किसका लॉस करते हैं? हम लोग वाटर का लॉस करते हैं। कौन बनता है रिएक्शन इंटरमीडिएट? कार्बोकेटायन बनता है रिएक्शन। याद रखना कि अगर कोई तुमसे पूछे कि रेट ऑफ इवन, अभी हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन, ऑफ एल्कोहल किस पे डिपेंड करता है? तो याद रखना ये प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ फॉर्म कार्बोकेटायन जस्ट आफ्टर OH इज रिमूव्ड। जैसे ही आप OH को हटाते हैं उसके
तुरंत हटने के बाद, सर ऐसा मेंशन क्यों करना जरूरी है कि तुरंत हटने के बाद? देखो, तुरंत हटने के बाद आप जो बनाएंगे वहीं से कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी से आप इवन या डिहाइड्रेशन का रेट डिसाइड कीजिएगा। कारण ये है तुरंत हटने के बाद क्यों बार बार बोल रहे हैं, क्योंकि थोड़ी देर के बाद तो आप स्टेबल कर देते हैं उसको। 1 डिग्री रहता है तो 3 डिग्री बदल दीजिएगा, 3 डिग्री रहेगा तो एलाइलिक विनाइलिक कर दीजिएगा। समझ गए? आपको रीअरेंजमेंट नहीं सोचना है। OH हटा, आपको देखना है कौन सा कार्बोकेटायन बना, उसी कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी के हिसाब से आप इसके रेट को डिसाइड करते हैं। जैसे हम क्या कहना चाहते हैं, मान लो तुम्हारे पास ये एक अल्कोहल है, ये एक अल्कोहल है और ये एक अल्कोहल। इन हर अल्कोहल में नेचर ये कहता है कि अगर आप रीअरेंजमेंट को अलाउ करेंगे तो सब में एक ही प्रोडक्ट बने। लेकिन अगर हम बोले कि सब में डिहाइड्रेशन किसका सबसे फास्ट डिहाइड्रेशन है, तो आपका आंसर क्या होगा? सबसे तेजी से कौन डिहाइड्रेट करेगा? किस केस में वाटर का लॉस सबसे आसान होगा? देखो कैसे कैसे पूछा जाता है। किस केस में इवन रिएक्शन फास्ट होगा, किस केस में डिहाइड्रेशन फास्ट होगा, किस केस में वाटर का रिमूवल आसान है, किस केस में ईज ऑफ डिहाइड्रेशन इजी है। सबका आंसर एक ही है, किस केस में रिएक्शन फास्ट। अब फर्स्ट वाले केस में 1 डिग्री कार्बोकेटायन, थोड़ा गलत कर दिए थे। फर्स्ट केस में 1 डिग्री कार्बोकेटायन, सेकंड केस में 3 डिग्री, थर्ड केस में 2 डिग्री। तो याद रखना कि सबसे आसानी से अगर ये A है, ये B है, ये C है, तो सबसे आसानी से B है डिहाइड्रेट होगा, उसके बाद C और सबसे डिफिकल्ट A। कारण उसके पीछे का बना हुआ कार्बन है। जब आप OH हटा देंगे तो इस केस में 1 डिग्री बनेगा, उस केस में 3 डिग्री बनेगा, 2 डिग्री बनेगा। बिकॉज 3 डिग्री बन रहा है तो सबसे आसानी से एक में वाटर का लॉस। ठीक है, नोट करो यार। इस केस में बताओ तो थोड़ा सा जगह है मेरे पास, इस केस में बताना। इन दोनों में किसका डिहाइड्रेशन आसान है, ए और बी? ए क्यों? सर ए 3 डिग्री कार्बोकेटायन, ए 3 डिग्री है, अभी 2 डिग्री है। ए में एराइलिक कार्बोकेटायन बना, ए में OH निकलेगा तो डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे प्लस आएगा, और बी में OH निकलेगा तो केवल 2 डिग्री बनेगा। हाँ बोलो बोलो बोलो। बोलो जी। अभी आवाज आ रही है? अभी में इसका आंसर आएगा। आवाज आ रही है उधर? अरे यार यहाँ पे जब तुम OH निकालोगे ना तो यहाँ पे आएगा प्लस, और उसमें तुम OH निकालोगे ना तो यहाँ पे आएगा प्लस। इसको कहते हैं एलाइलिक और इसको कहते हैं बस 2 डिग्री। तो एलाइलिक का स्टेबिलिटी 2 डिग्री की स्टेबिलिटी से ज्यादा होगा।
नोट करो इतना। अभी आवाज आ रहा है? ठीक, नोट करना इधर। OH के निकलने के बाद जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा, याद रखना रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही फास्ट होगा। OH के निकलने के बाद जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही फास्ट होगा, डिहाइड्रेशन उतना ही फास्ट होगा, वाटर का रिमूवल उतना ही फास्ट होगा, इजी होगा। कोई हमको पूरा कार्बोकेटायन के स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता सकता है? हाँ बोलो। वीडियो तो अभी ठीक चल रहा है। अच्छा, एक्चुअली आप लोग है ना थोड़ा सा अपना माइक ऑफ रखिए और फिर है ना जहाँ जरूरत पड़े वहाँ बोलिए, ठीक है? अभी दिख रहा है आकाश? नहीं दिख रहा है? मौसम इधर पूरा खराब है ना, इसी वजह से ऐसा कुछ चल रहा है। हो गया? बता दी कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी। विनाइलिक सबसे पहले विनाइलिक सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी, सबसे कम, सबसे, ठीक है? कोई और प्राणी? बस जिसको कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी याद है उसके लिए है ना ये क्वेश्चन बन गया। चलो जी, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी थोड़ा रिलाई करना, उधर जो रिकॉर्डिंग हो रहा है उसमें रिलाई करना, कुछ कर नहीं सकते हैं ज़्यादा। आगे देखिए आगे, ठीक है? तो ये सब था हमारी डिहाइड्रेशन में। डिहाइड्रेशन में हम तुमको और भी कुछ टर्म यहाँ ऐड कर देते हैं, जरा बात बताओ। हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल है, हमारे पास 2 डिग्री अल्कोहल है, हमारे पास 3 डिग्री अल्कोहल है। किसका डिहाइड्रेशन आसान है? 3 डिग्री का, क्योंकि 3 डिग्री अल्कोहल में OH निकलने से। अब इन सबको डिहाइड्रेटिंग एजेंट चाहिए तभी तो हमारा रिएक्शन होगा। सबसे स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है कंसंट्रेटेड H2SO4। क्या पड़ेगा सोचो, 1 मिनट चलता नहीं है, बढ़ जा रहा है। बताओ जरा, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल सबसे डिफिकल्ट डिहाइड्रेशन है 1 डिग्री अल्कोहल का।
तो सबसे स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट कंसंट्रेटेड H2SO4 आप यही यूज करते हैं, तब आपको मिलता है एल्कीन। अगर आपके पास 2 डिग्री अल्कोहल है तो काम H2SO4 करेगा, कोई दिक्कत नहीं, सबसे स्ट्रॉन्ग है, 2 डिग्री से भी निकाल लेगा। लेकिन उसकी जगह पे अगर आप चाहेंगे तो 80% H3PO4 भी ये काम कर सकता है। कारण थोड़ा आसान है यार डिहाइड्रेशन, इसलिए थोड़ा वीक एजेंट भी चलता है, ठीक है। क्या ये H2SO4 से नहीं होगा? होगा। जब 1 हो गया तो 2 3 4 5 कोई भी रहेगा, सब होगा। 3 डिग्री अल्कोहल ये केवल 20% H3PO4 से ही हो जाता है एल्कीन। तो सर कंसंट्रेटेड H2SO4 नहीं डालना है, डाल दो, ठीक है। लेकिन अगर तुम चाहोगे तो वीक रिएजेंट से भी होता है। तो रिएजेंट्स, डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट्स, डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट्स आप ऐसे याद रखेंगे। आगे सुनिए, कौन कौन है? तो H2SO4 है, वो भी कैसा? तो कंसंट्रेटेड। H3PO4 है, इसके अलावा कहीं कहीं तुमको Al2O3 भी दिख जाएगा, कहीं तुमको P2O5 भी दिख। ये सब डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स हैं जिसको आपको समझना चाहिए, ठीक है। चलिए भैया, ये था तुम्हारे डिहाइड्रेशन से रिलेटेड सारा डिस्कशन। आगे तुम जो डिस्कस करने जा रहे हो दैट इज डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। क्या बोले? डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। क्या क्या निकलेगा बोलो तो, पढ़ के नाम बोलो। क्लोरीन और हाइड्रोजन। क्या निकलेगा? क्लोरीन और हाइड्रोजन। मतलब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अच्छे से देखिएगा, 3-4 वर्ड्स बोलेंगे, पूरा मैकेनिज्म उसी पे चलेगा। ये है आपके पास कोई भी एक अल्काइल हैलाइड जिसमें ये है हाइड्रोजन और यहाँ है हाइड्रोजन। इसको हम लोग देते हैं कोई एक स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। डिहाइड्रोहैलोजिनेटिंग एजेंट कौन कौन होता है? मेनली होता है अल्कोहलिक क्योएच, मेनली होता है अल्कोहलिक क्योएच, या फिर होता है NaNH2, अल्कोहलिक क्योएच या फिर NaNH2, ठीक है। इन दोनों का काम पता है क्या है? बेस देना। बेस किस पे जाएगा? हाइड्रोजन पे जाएगा कि हाइड्रोजन पे जाएगा? हाइड्रोजन पे जाएगा। हाइड्रोजन अपना H+ फॉर्म में निकलेगा, हाइड्रोजन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, हाइड्रोजन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके हटेगा। हाइड्रोजन एक तरह का लिविंग ग्रुप है। अभी कौन है लिविंग ग्रुप? तो हाइड्रोजन। और आपके पास प्रोडक्ट के तौर पे बन जाएगा एल्कीन। साथ में H के साथ जो एनायन होगा, बेस होगा, वो जाएगा और X अलग होगा। इज दिस क्लियर? एकदम सिंपल। अब इस केस में क्या क्या फॉलो अप करना है समझिएगा ध्यान से। E2 मैकेनिज्म है ये, E2 मैकेनिज्म। E2 मैकेनिज्म का मतलब हो गया इट इज बाइमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन मैकेनिज्म। कभी भी E2 मैकेनिज्म जब भी चलेगा उसमें कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनता, वो एक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू चलने वाला रिएक्शन, ट्रांजिशन इंटरमीडिएट बनेगा ही। इस केस में रिएक्शन प्रोसीड थ्रू फॉर्मेशन ऑफ TS। TS का मतलब क्या है? ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। E2 मैकेनिज्म है, रिएक्शन TS के थ्रू चलेगा। E2 मैकेनिज्म है, रिएक्शन TS के थ्रू चलेगा और इसमें एंटी कोप्लेनर एलिमिनेशन ऑफ H and X। चलिए क्या लिख दिए? वही हाइड्रोजन और हैलोजन आप निकाल सकते हैं जो एंटी पोजीशन में, ठीक है। ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन इधर उसको निकाल, उस केस में रिएक्शन नहीं।
The recording step. Yes. Anti-coplanar elimination of H and X. थोड़ा स्थिति को समझो। जो लोग सामने बैठा वो लोग को सब मिल रहा है कि समझ में आ रहा है। जो लोग ऑनलाइन में जो बीच बीच में है ना, हर 2 मिनट में है ना 1 मिनट के लिए गायब हो रहा है, ये कितना समझ में, लेकिन तुम विश्वास करो, बोलो आप स्पीकर ऑन करके समझ में आया? यस। सबसे ज्यादा टीचर को पता रहता है कि कौन समझ रहा है, स्टूडेंट को नहीं पता रहता कि हम समझ रहे हैं। एंटी-कोप्लेनर एलिमिनेशन, एंटी-कोप्लेनर एलिमिनेशन ऑफ H and X, एंटी-कोप्लेनर एलिमिनेशन ऑफ H and X मतलब हाइड्रोजन और हैलोजन आप उसी को निकालेंगे जो एंटी पोजीशन एक तरफ रहेगा, छूइएगा मत, और इसको कंपटीशन बहुत अच्छे तरीके से यूज करता है, ठीक है। दिखा लेगा एक ही तरफ, इधर H इधर X, तो हटा दे, H और X मिल गया बगल में, इससे बढ़िया क्वेश्चन का गलत है, समझ गए। आपको एंटी कोप्लेनर एलिमिनेशन फॉलो करना है, इसमें TS चलता है मतलब रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं बनता है। ये E2 रिएक्शन है, E2 रिएक्शन का मतलब होता है कि इसमें रिएक्टेंट का जो रेट है वो 2 टर्म के ऊपर डिपेंड करता है। रिएक्शन का जो रेट है वो 2 टर्म के ऊपर डिपेंड करता है। सर कौन कौन सा? रेट डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, ये अल्काइल हैलाइड, ओके, हम इसको RX लिखते हैं, एंड कंसंट्रेशन ऑफ बेस आल्सो, जो बेस है वो कंसंट्रेशन ऑफ बेस, ये बेस है, अल्कोहलिक OH NaNH2 ये बेस है। पता है अल्कोहलिक OH का कौन सा हिस्सा आपके रिएक्शन में काम आ रहा है? OH माइनस, वही जाएगा H प्लस के पास। NaNH2 का कौन सा हिस्सा रिएक्शन में काम आ रहा है? NH2 माइनस, वही जाएगा H प्लस के पास, समझ गए। और सैडजेफ प्रोडक्ट, Sadgev product is major if base is small। अगर तुम्हारा बेस छोटा छोटा है जैसे अभी दिख रहा है KOH का OH माइनस, NaNH2 का NH2 माइनस, ये सब छोटा बेस, तो Sadgev product is major मतलब क्या? Sadgev product is major इसका मतलब हिंदी बोलो, तो सुनो सबसे मतलब हम यहाँ लिख दिए Sadgev product is major, इसका मतलब हाँ, जो भी प्रोडक्ट है वो मेजर नहीं, ज्यादा हाइड्रोजन होगा वो मेजर प्रोडक्ट। अगर कभी चांस ये बनता है कि एक से ज्यादा प्रोडक्ट हो तो मेजर उसी को घोषित करेंगे जिसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा। इतना बड़ा कहानी की जगह लिख दिया गया Sadgev product is major, ठीक है। अब इसका कहानी का एक और सार है, यहाँ पे आता है Hofmann product is major, Hofmann product is major if base is large। अगर बेस बड़ा है तो Hofmann product मेजर होगा। सर ये Hofmann कौन आ गया, ठीक है, उल्टा Sadgev का उल्टा, जिसमें कम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होगा, जो लेस अल्काइलेटेड एल्कीन होगा, दैट विल बी मेजर। सर रट ले, नहीं सब समझा देंगे, बस इतना पॉइंट याद, हम एक एक चीज एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहला क्या था, E2 मैकेनिज्म फॉलो होगा, रिएक्शन TS के थ्रू चलेगा, एंटी कोप्लेनर एलिमिनेशन होगा H और X का, एंटी कोप्लेनर एलिमिनेशन होगा किसका? H और X का। रिएक्शन का जो रेट है वो RX और H दोनों मिलकर डिसाइड करेगा, ठीक है। Sadgev प्रोडक्ट मेजर होगा अगर बेस का साइज छोटा है, जैसे अल्कोहलिक OH और NaNH2 है तो Sadgev प्रोडक्ट इज मेजर। और अगर हमारे बेस का साइज बड़ा है, ठीक है, तो Hofmann प्रोडक्ट इज मेजर। सर बेस का साइज बड़ा मतलब क्या? देखो ये तुमको समझ में आ रहा है, ये बेस है, नाम बोलो इसका, नोट पे चलिए।
4 बार लिख दिए ऐसे पूछ रहे हो। अच्छा इसका फॉर्मूला बोलो क्या लिखा, क्या ये लिखा हुआ है CH3 CO माइनस, इसको आप कहते हैं टर्ड ब्यूटॉक्साइड आयन, टर्ड ब्यूटॉक्साइड आयन। ये बड़ा है, आप पहचान पा रहे होंगे यहाँ पे जब देखो OH NH2 उसके सही हिसाब से तो बड़ा है, तो अगर बड़ा रहेगा तो हॉफमैन प्रोडक्ट इज बिग। ठीक है, पहले आप इतना नोट कर ले, फिर हम आपको उधर दिखाते हैं। किधर हो गया? हो गया? सारा पॉइंट्स जिनका भी कॉपी पे नोट हो गया है, एक बार पॉइंट्स को दिमाग में रखिए क्योंकि इसी पे पूरा मैगजीन सब कुछ पढ़ने वाले हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो इसका, हटा रहे इसको। हो गया जी उधर आकाश? देखो अब देखो ये कैसे प्रोसीड करता है, इसका मैकेनिज्म। जैसे ही आप इसमें कोई बेस डालेंगे, बेस देखो क्या करेगा, बेस जाएगा इस हाइड्रोजन के पास, हाइड्रोजन अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा, एक्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके आ जाएगा। बीच में एक हाइपोथेटिकल स्टेट एग्जिस्ट करता है जिसमें आप चीजों को थोड़ा समझेंगे। यहां देखिएगा जरा, H का बॉन्ड धीरे धीरे टूट रहा है, B के साथ इसका बॉन्ड धीरे धीरे बन रहा है, और एट द सेम टाइम X का बॉन्ड भी टूट रहा है। क्या यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड आ रहा है? इसी को आप कहते हैं TS। ट्रांजिशन स्टेट एक प्योर हाइपोथेटिकल स्टेज होता है, इसका रियल एग्जिस्टेंस नहीं। सर क्यों हाइपोथेटिकल बोल रहे हैं? जरा गौर करो, कार्बन 5 बॉन्ड बना है, ठीक है, इसलिए ये प्योर हाइपोथेटिकल होता है, इसका कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं। और उसके बाद जो होगा वो प्रोडक्ट है। जो आपका पहला स्टेप है वही है स्लो। तो स्लोवेस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, पढ़े आप लोग। इसमें कितना रिएक्टेंट, एक रिएक्टेंट और एक बेस, इसलिए हमारा रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट Rx और बेस के ऊपर डिपेंड करा। रेट ऑफ रिएक्शन दो टर्म पे डिपेंड किया, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बायमॉलिक्यूलर, E2 बायमॉलिक्यूलर। PS बना, अब PS से आपके सामने बनता है प्रोडक्ट। देखो H और B अलग, X अलग, ये बना MP। H और B अलग, X माइनस,
समझ में आया? ये आपके सामने एल्कीन का फॉर्मेशन। अब यहां से आगे अगर आप इसका एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे, अगर आप इसका एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे तो ये रिएक्शन बस ऐसे ही चलेगा और कुछ नहीं होता इसमें। भाई एक बार टीएस पहुंचा, उसके बाद ये रिएक्टेंट था, आगे हमारा प्रोडक्ट बन गया एल्कीन। कोई दिक्कत किसी को नहीं? समझ में आ गया? अब यहाँ से दूसरा चीज भी सीखने के लायक। दूसरा चीज क्या है सर? एंटी कोप्लेनर। एंटी कोप्लेनर का मतलब क्या है? याद रखना H और X अपोजिट। इसका मतलब बताइए, इसका मतलब आपको क्वेश्चन से बता। ये देखिए जरा ध्यान से। यहाँ पे CH3, यहाँ पे Br है, और यहाँ पे CD3 है। आप इसको रिएक्ट करा दिए हैं अल्कोहलिक KOH के साथ। बोलिए Br तो बाहर आएगा, Br तो बाहर आएगा। समझ पा रहे हो? Br बाहर आएगा, ठीक है। बताओ डबल बॉन्ड किसके साथ बनेगा? CH3 की तरफ वाले बॉन्ड के साथ या CD3 की तरफ? CH3। क्यों CH3? एंटी कौन को दिया? ब्रोमीन और CH3। कौन मास्टर पढ़ा है? तो ब्रोमीन और CH3 हम तो पढ़ा है ब्रोमीन और हाइड्रोजन। अच्छा ऐसा आप तो खुद ही अपने आप को कंफ्यूज करते हैं। मास्टर का खुद रोल कितना बड़ी सुंदर सुंदर अक्षर में लिखे ये लोग अपने जैसे। CH3 अगर अंदर दिखाए हैं तो इसका हाइड्रोजन बाहर है। इधर वाला हाइड्रोजन बाहर है और ये भी बाहर है, रिएक्शन नहीं होगा। वैसे दिखा देते कितना मजा आ जाता। नहीं देगा ऐसे क्वेश्चन, ऐसे ही देगा जैसे हम। आपको CH3 अंदर दिखाने का मतलब क्या है? खुद से सोच भाई, हाइड्रोजन बाहर है, समझे? तो यहाँ का हाइड्रोजन बाहर, ब्रोमीन बाहर, रिएक्शन नहीं होगा। यहाँ पे CD3 बाहर है, मतलब हाइड्रोजन अंदर है, तो रिएक्शन इधर। क्या समझ पा रहे? बोला तो प्रोडक्ट इज लाइक। अब आप लोग तो अपने से ना बोल रहे हैं कि सर CH3 देख के आंसर देना, आपने एक बार भी नहीं बोला। अब ऐसे देने का भी जरूरत नहीं है, यहाँ बना दीजिए आंसर। यही आंसर। ये आंसर क्यों हुआ? समझ में आया? यही आंसर क्यों हुआ ये समझ में आया? ठीक है। कारण है कि यहाँ का ब्रोमीन ठीक है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेकर, लेकिन H आपको इसी का लेना पड़ेगा, H आपको इसी का लेना पड़ेगा। यही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देके जाएगा और ये इसके पास है। ये है नाम एंटी कोप्लेनर एलिमिनेशन, उसका ये है नाम। अगला एग्जांपल, रिएक्शन विद अल्कोहलिक KOH, बोलो क्या होगा? बोलो बोलो क्या बनेगा?
आंसर लिख दे तो सब आंसर लिखने पहले बेंजीन बना कैसे सर डबल बॉन्ड पेंसिलेटेड नहीं है हां सर डबल बॉन्ड तो पेंसिलेटेड नहीं है कैसे होगा वो एक ऐसे लिखता हाइड्रोजन नहीं हाइड्रोजन नहीं है हाइड्रोजन सारा एक करने के बाद अगर बात से एंटी कोप्लेनर रिलेशन का कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है इसलिए रिएक्शन नहीं बात समझे। अरे भाई जिधर ब्रोमीन है अंदर तो दोनों तरफ हाइड्रोजन है अंदर कौन चाहिए बाहर ब्रोमीन है नहीं होगा हर जगह उसी तरह नहीं सो नो रिएक्शन। अब नो रिएक्शन को पिक करने के लिए गट्स चाहिए मैं तो बेंजीन तो दिया ही नहीं मारने के लिए तो बेंजीन दिया अच्छा ठीक है इतना आप पढ़ लिए हैं अब आपको है ना इसी में फंसाते हैं जरा देखिए ध्यान से H है CH3 है ये Br है ये Br है ये H है ये CH3 है या C2H5 इसको रिएक्ट करा दिया एल्कोहलिक क्लोज के साथ बच जाओ सोच के बोलो आंसर रिएक्शन होगा कि हो जाएगा सर क्या होगा होगा अच्छा होगा ठीक होगा ठीक आप थोड़ा और ध्यान देते हैं अब बोलो रिएक्शन होगा कि नहीं रिएक्शन होगा या नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्यों नहीं होगा नहीं हम ऐसा नहीं हम बोलते हैं एंटी कोप्लेनर बोलो जी बोलो उधर से भी कुछ आंसर दे दो रिएक्शन होगा कि नहीं होगा क्यों नहीं होगा इस केस में रिएक्शन होगा अच्छा कैसे नहीं होगा या नहीं होगा दैट इज 50% आंसर कि आप साइंस पढ़े या नहीं पढ़े तो भी आप सही कैसे अच्छा आपका पता है आईआईटी जेईई नीट इन सब में क्वालिफाई करने का चांस कितना है 25% बिना पढ़े चार ऑप्शन जय माता दी माता चलिए तो 25% चांस है तुम बाय बर्थ था जैसे ही साइंस लिया वैसे ही तुम्हारे पास है फॉर्म भरेगा 25% चांस है क्वालिफाई समझा हाँ अब इसमें प्रोबेबिलिटी होता है प्रोबेबिलिटी करके बहुत सारा कैलकुलेशन करोगे अब देखो अगर तुमको कुछ नहीं आया एग्जामिनेशन में यहाँ रिएक्शन होगा हम समझाने के पहले थोड़ा आपका दिमाग फ्रेश कर ठीक है अगर आपके एग्जामिनेशन में आपको कुछ नहीं आया तो क्या कीजिएगा सब में सी मार दीजिए सही है सर आपका जो वैसे नेगेटिव मार्किंग के लिए क्या करेंगे एक सही को तो करते हो जाएगा हां सर सही बोल रही फिर आपका तुक्का चलता है सी पे इसमें क्या पढ़ो तीन आपको पढ़ो ठीक है हम बोल रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपका हो जाए बिना पढ़े तो सी मारिए सर डी का है सर डी का है नहीं सर हमारा नाम नहीं है डी मारे सुनाइए वो हो जाएगा नहीं हम आपको बता रहे हैं देखिए आपको 2-3 काम करना पड़ेगा खाली सी मारने के पहले एक अपना पैर हाथ तो रॉक नहीं और वो हैंडीकैप वाला सर्टिफिकेट ठीक उससे फायदा ये होगा कि अगर आपका 0 भी आएगा तो भी आपका 18 नेट रिसर्च करो 0 भी आएगा 0 आएगा अरे भाई अच्छा हम बोल रहे हैं रिकॉर्डिंग जो भी सही है तू
घर में जाना और सर्च करना हैंडीकैप्ड में पिछले बार का कट ऑफ क्या है, -5। उर्दू में जानता है, उन लोग आइटम बना रहे हैं। -50। अगर आप एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए, यू आर क्वालिफाइड इन आइट। अच्छा, इस सोच के कुछ फायदा नहीं, ठीक है? खाली अपना खून लगाओगे और फिर देखोगे। समझ गए? अब देखिए, अब अगर आपको सी अच्छा नहीं लगता तो पढ़ाई कीजिए। सुनिए, बात इसमें और इसमें क्या अंतर है? इधर आदित्य पटेल, इसमें और इसमें क्या अंतर है? देखो, आप लोग बोले ना, हाँ बोलो, देखो बोल रहे हो, हाँ नजरिया का, जबरदस्त, ठीक है, रिकॉर्ड के। अच्छा, वो नजरिया है क्या? को अलग कर, नहीं, आपका बात हम कुछ हद तक मानते हैं, हाँ ठीक है, नजरिया वाला बात सही है। सुनो, एक्चुअली ये जो है वो फिशर प्रोजेक्शन है। एक फिशर प्रोजेक्शन का मतलब हो गया कि सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड में मॉलिक्यूल कैन रोटेट। यहाँ ये घुमाव नहीं हो सकता कि डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, पता है ना, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, घूम नहीं सकता, ये घूम नहीं सकता, ये घूम सकता। तो इसको लगेगा कि अगर हम ऊपर वाले को घुमा देंगे बॉन्ड बन जाए, तो बॉन्ड बन जाए। यहां से ये घूम जाएगा पूरा, ये मॉलिक्यूल पहले अपने आप को ऐसे घुमाएगा कि उसका हाइड्रोजन और इसका ब्रोमीन, और फिर इसका ब्रोमीन और इसका हाइड्रोजन 2 स्टेप में लॉस करे और एल्काइन बना। एल्काइन की एल्कीन नहीं बोल रहे, एल्काइन को, इसको कहते हैं डीहाइड्रोहैलोजिनेशन इन 2 स्टेप्स, ठीक है? तो बिल्कुल ये लॉस, आपको मॉलिक्यूल दर मॉलिक्यूल समझना पड़ेगा, बात समझे? इसमें नहीं हो सकता, घुमा नहीं सकते हो तुम, कैसे हो या हो सकता, तो ये होगा रिएक्शन, वो एल्काइन बनेगा। चलो नोट करो, बहुत हो गया, इसे खेलते रहेंगे रात को। मात्र तो सी नहीं मारता ना, सी मार रहा है बहुत पढ़ना अगर आप कभी कभी मार्किंग स्कीम देखिएगा, एडमिशन होने का प्रोसेस देखिएगा, तो आप लोग निर्णय लीजिएगा कि आपको पढ़ाई नहीं है। लेकिन मेरी बात समझो कि आप है ना कुछ भी कर लो, आप इसको बदल नहीं सकते। बस आप एक ही काम कर सकते हो, आपको पहले से पता है कि आपका सिलेक्शन कितने नंबर में होगा, तैयारी करो, ठीक है? जो लोग जनरल से हो, आपको पता है कि कम से कम 50 से 60% मार्क्स लाना होगा। ये चिप चिप वाला बात नहीं है, ये खाली अपने आप को है ना एक संतोष देने वाला बात है। हम बताते हैं, जिनका नहीं होता है वो लोग है ना अपना पल्ला झाड़ने के लिए बोलते हैं कि रिजर्वेशन से हो गया, ये हो गया, ये होगा, उसका कोई मतलब नहीं। आपको फर्स्ट डे से पता होता है कि आपको 200 चाहिए, ठीक है? तैयारी करो, तो वो 200 चाहिए लाओ। जिसको 150 में हो रहा हो 150 का तैयारी करना, जिसका 0 में हो रहा हो 0 का तैयारी करना। तुमको क्या हुआ, एग्जामिनेशन दे के आया तो उसके बाद बोला गया कि नहीं तुम्हारा 200 मार्क्स चाहिए? नहीं, तुमको पहले दिन से पता है कि 200 मार्क्स चाहिए, करो, ठीक है? तो ये सब जो नहीं होता है दूसरे पे थोप देना, ये बात हम एक बात बता रहे थे कि 0 मार्क्स में भी सिलेक्शन हो जाता है। सर कैंपस सिलेक्शन क्यों होता है? हां, उसका कैंपस सिलेक्शन क्यों होता है? ये इस बात पे डिपेंड करता है कि वो है ना अपना एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसा है।
गया जी यहाँ? चलो इसको खत्म करेंगे, थोड़ा सेटजेफ और हॉफमैन के बारे में पढ़ाई कर लेते हैं। देखो ध्यान से, अरे चलो यार, CH3 बॉन्ड मॉलिक्यूल समझ में आ रहा है क्या? इस तरह से मॉलिक्यूल चुना गया है, इस तरह से मॉलिक्यूल चुना गया है कि हम इस पे दो तरह का रिएजेंट डालने वाले हैं। एक इसमें हम लोग डालेंगे एल्कोहल क्लोरीन और एक इसमें डालेंगे CH3 C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड O माइनस K+। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, पहचानने के लिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ब्यूट O माइनस, और तुम देख ही चुका शॉर्टकट में ऐसे ही बना, ठीक है। फर्स्ट केस में मेजर प्रोडक्ट अगर लिखना है तो सेटजेफ रूल का ध्यान रखो। यहां से Cl जाएगा, बताओ H कहां से जाएगा, लेफ्ट से या राइट से? सेटजेफ रूल का ध्यान रखो, लेफ्ट से रहेगा या राइट से? राइट से राइट क्यों सर? राइट से क्यों सर? तो मुझको भी मौका दे। अब राइट से नहीं जाए, अब किधर जाना है? काहे से देखा? लेफ्ट से जाए, लेफ्ट से क्यों जाएगा? 3 डिग्री कार्बन है ना, हाँ 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है इससे। अच्छा अच्छा, इसलिए जाएगा। और जाएगा किधर से पहले? राइट से। राइट से क्यों जाएगा? हाइड्रोजन ऊपर का और जस्ट उसके अपोजिट में अभी यहाँ एंटी वाला रूल है भी, कहीं दिखा है कि कौन हाइड्रोजन किधर है? राइट से जाए। क्यों राइट से जाएगा? ढक्कन निकाल के पड़ेगा तो सुनाई देगा, इधर भी ढक्कन लगा हुआ है। अच्छा, और तू? इससे लेफ्ट से जाएगा। अब लेफ्ट से जाए, हाँ से लेफ्ट से कंफर्म? एकदम सर, हाँ सही जाएगा सर। और उधर नहीं जाएगा? से लेफ्ट से जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? किधर से? लेफ्ट। क्यों लेफ्ट से? मन कर। अभी तक आपको सेटजेफ रूल नहीं आया। सुनिए सुनिए, आपको पूरा संतुष्ट कर दूं। एक बार आप लेफ्ट से निकाल लीजिए। देखिए आप नहीं समझते हैं ना, आपको ज्यादा लिखना पड़ता है। एक बार आप लेफ्ट से निकाल लीजिए, क्लोरीन तो यहां से जाएगा ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। और एक बार आप राइट से निकाल, एक बार आप राइट से निकाल लीजिए। बोलिए कौन है मेजर? इन दोनों में कौन है मेजर? बताओ। यहाँ नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 9 अल्फा हाइड्रोजन है और इस केस में केवल और केवल एक अल्फा हाइड्रोजन है। कौन है मेजर? जब आप ये लेते हैं यही दो प्रोडक्ट बनता है, यही दो प्रोडक्ट बनता है। CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बनेगा और बनेगा CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 H बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 बनेगा। लेकिन इस बार ये हो जाएगा मेजर। ये ऑर्गेनिक का खेल। आपको जैसे लगेगा कि हम सब जानते हैं, आपको पता चल जाएगा कि आप कुछ नहीं जानते। ठीक है, आप ध्यान रखिए, बातों को समझिए। आपको जो रूल छोटा छोटा लिखाया जाता है ना, सब खेल उसी पे होता है। आप जरा गौर करें, ऊपर में मेरा बेस स्मॉल था, स्मॉल बेस था,
तो सेटजेफ के हिसाब से लिखे हैं मेजर, या बेस भी बड़ा है तो हॉफमैन के हिसाब से लिखे हैं मेजर। सर बेस बड़ा होता है तो क्या होता है, ये भी तो क्वेश्चन है। सर बेस छोटा है तो क्या हुआ, बेस बड़ा है तो क्या हुआ? देख, बेस जब छोटा होता है, जैसे यहाँ OH माइनस है, तो छोटा बेस जो है वो अंदर चला जाता है हाइड्रोजन को निकाल, ठीक है। अभी मान लीजिए हम चाहते हैं कि वहां पे है ना इस चौक को फेंके, पूरा स्पेस खाली है, चौक चला जाए, लेकिन वहीं पे अगर मान लीजिए खाली बैग, हम उस खाली बैग को फेंकेंगे तो आपको उसे टकरा जाएगा। वही होता है, अगर बेस बड़ा है तो बेस बड़ा बेस अंदर नहीं जा सकता, तो बाहर से हाइड्रोजन लेके निकलता है, इसलिए बाहर वाला डबल, समझा? ये बड़ा बेस जो है वो चाहेगा अंदर आना, इसमें ये वाला मोर फेवरेबल पाथ है, मोर फेवरेबल। सर ये इधर नहीं जाएगा, जाएगा लेस फेवरेबल। क्यों? सर 9 अल्फा हाइड्रोजन है, मोर स्टेबल है, मोर अल्काइलेटेड एल्कीन विल बी एक्टिंग एज ए मेजर। सर इस केस में क्या, ये भी यहां जाएगा, ये भी यहां जाएगा, लेकिन बड़ा है, तो इस बार अंदर जाने वाला पाथ लेस फेवरेबल होगा और बाहर से निकलने वाला पाथ मोर फेवरेबल होगा। बोलो समझ में आया? ठीक है, तो दिक्कत, बेस बड़ा रहेगा तो क्या कीजिएगा, बाहर से हाइड्रोजन निकाल दीजिए, लिस्ट अल्काइलेटेड एल्कीन विल एक्ट एज मेजर, सबसे कम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, बेस छोटा है अंदर से निकल, ठीक है। और बेस बड़ा में कौन हो सकता है, एक और बहुत फेमस चीज है वो भी हो सकता है, वो नाइट्रोजन के साथ ये तीन मेथड है, ये भी हो सकता है। तो ये था एल्कीन से, सॉरी अल्काइल हैलाइड से कैसे लोग एल्कीन पर आते हैं, कब सेटजेफ रूल, कब हॉफमैन रूल, कब E2, कब एंटीकोप्लेनर एलिमिनेशन, पीएच चलता है, ठीक है। रिएक्शन को आप ऐसे प्रोसीड करते हैं। कहीं कोई दिक्कत आज के क्लास में समझने में? नहीं? ठीक, तो इतना मैकेनिज्म आप अगले दिन करके आइएगा, क्योंकि अगले दिन जो आप रिएक्शन सब लिखेंगे वो है ना, वो रिएक्शन होगा, आप ज्यादा मैकेनिज्म नहीं, ठीक है। मैकेनिज्म का पार्ट यही था, इतना याद करके बैठना। क्या क्या याद करने, अच्छा देखो तुम लोग गलती क्या करेगा ना, इन सबको याद करेगा, अरे ये सब है प्रैक्टिस का चीज, याद क्या करना था, जो शुरुआत में 6-7 पॉइंट लिखे हैं उसको अच्छे बैठ के आधा घंटा समझो और फिर उसका यूज करो। अब देखो ये तुम रटेगा, कल का क्वेश्चन दूसरा होगा, कल का क्वेश्चन दूसरा होगा, ये क्वेश्चन थोड़ी ना आने वाला है, कॉन्सेप्ट यही रहेगा, क्या बड़ा बेस रहेगा ना तो लिस्ट, छोटा बेस रहेगा मोर, सब, लेकिन मॉलिक्यूल तो बदलेगा, ठीक है। तो ऐसे आप पढ़ के आइए, नेक्स्ट डे आगे बढ़ते हैं इससे। रिएक्शंस याद कीजिए प्लीज, याद कीजिए, ठीक है, बस यही बोल सकते हैं। चलिए नोट कर लो इसको, इतना ही आज।